हमारे मुल्क की भाषा वो है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते हैं। ये भाषा देवनागरी लिखावट में लिखी जाए तो हिंदी है और अरबी लिखावट में लिखे जाने पर उर्दू है। नमस्ते बच्चों, अपनी हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। बच्चों, इससे पहले कि हम कक्षा में प्रवेश करें, आइए कुछ संकल्पों को दोहरा लेते हैं। पहला संकल्प वही कोरोना से जो महायुद्ध चल रहा है हमारा, इस वैश्विक महामारी से हमें मुक्त होना है बच्चों। लेकिन इससे पहले कि दवाई आए, हम कोई ढिलाई नहीं करेंगे। कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएंगे, मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी बनाएंगे। बच्चों, 90 लाख से भी ज्यादा कोरोना के केस हमारे देश में रजिस्टर किए जा चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आदतों में बदलाव करें, ऑनलाइन काम करने की आदत डालें, बड़े समारोहों में जाने से बचें, कोशिश करें कि बाहर के भोजन से भी बचें। और अब दूसरी चेतावनी और साथ ही साथ हिदायत भी, वो है प्रदूषण के विरुद्ध आओ छेड़े युद्ध। प्रदूषण बच्चों वैश्विक समस्या है और पूरा विश्व जब तक मिलकर काम नहीं करेगा तब तक इससे मुक्त नहीं हो सकता। और इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। यानी जैसे ही रेड लाइट देखें, गाड़ी को ऑफ कर दें और एक एक करके जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही हम प्रदूषण से भी मुक्त हो सकते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं और आप सभी का एक बार औपचारिक रूप से स्वागत करते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से इस ऑनलाइन क्लास में। आज बच्चों मुख्य प्रस्तुति रहेगी श्रीमती सुमन शर्मा जी की और उनके साथ जुड़ा रहूंगा मैं, डॉक्टर आलोक तिवारी। साथ ही आप हमारी पूरी टीम से परिचित ही हैं। समन्वयक डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा जी, सह समन्वयक डॉक्टर अंकित कुमार, श्रीमती नीरू मलिक, डॉक्टर अनुपमा, श्रीमती जेबा अब्बास, ये सब आपके साथ लगातार यूट्यूब पर बने रहेंगे। और अब आपका पसंदीदा क्षेत्र यानी आपके परिणामों की घोषणा। जी हाँ, गूगल प्रश्नोत्तरी में आप लोगों ने बहुत सुंदर रिस्पांस दिया है, बहुत सुंदर आपकी प्रतिक्रिया रही है, प्रतिभागिता रही है। कुल मिलाकर हमें जो रिस्पांस मिले वो 45,609 है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। बच्चों, पहला स्थान प्राप्त किया राजहंस ने, जो कि महरौली स्कूल में है। काजल पाठक दूसरे स्थान पर हैं, ये सोनिया विहार की विद्यार्थी हैं। रोहित कुमार तीसरे स्थान पर हैं, ये नरेला भोरगढ़ के विद्यार्थी हैं। मोना एसकेवी मटियाला चौथे स्थान पर। पांचवें पर राहुल सर्वोदय विद्यालय मंगोलपुरी और वंशिका हैं छठे स्थान पर, ये हैं दयालपुर से। सॉरी, पांचवें स्थान पर। छठे स्थान पर हैं अंजलि, ये भी दयालपुर स्कूल से हैं। कुसुम हैं इसके बाद सोनिया विहार से। और 10वें स्थान पर हैं विशाल कुमार, आरपीवीवी लाजपत नगर। बच्चों, आप सबको हार्दिक बधाई, आप सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी बच्चे भी अगली बार इस सूची में अपने नाम को शामिल करवाएंगे। और अब इस बधाई के बाद ज्यादा समय न लेते हुए मैं सुमन मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वे संवदिया कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु ने रची है और जो प्रेमचंद की परंपरा के एक महान साहित्यकार हुए हैं, उसे लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हों। हमारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। सुमन मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आलोक सर। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आलोक सर से तो आपकी बात हो गई, आपके सभी दायित्व, आपके सभी संकल्प पूरे करा दिए आलोक सर ने। और अब हम अपने अगले काम पर चल रहे हैं। अगला हमारा जो दायित्व है वह है हमें अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, अपना आज का पाठ पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में हम एक यात्रा पर चलने वाले हैं। यात्रा? आप सोच रहे होंगे हम कौन सी यात्रा पर चल रहे हैं, हम तो कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों, कहानी केवल कहानी नहीं होती, कहानी एक यात्रा होती है। हर कहानी हमें एक यात्रा पर लेकर जाती है। कोई कहानी हमें जंगलों के बीच, जानवरों के बीच ले जाती है, तो कोई कहानी हमें परियों के लोक में ले जाती है। कोई कहानी हमें शहरों की सड़कों की सैर कराती है, तो कोई कहानी गांवों के किसानों के बीच ले जाकर खड़ा कर देती है। बच्चों, आज की जो कहानी है संवदिया, वह हमें ले जाती है एक अंचल में। ये आंचलिक कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंचल क्या होता है, तो चलिए इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। कहानी एक ऐसी कथात्मक गद्य विधा है बच्चों, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव का चित्रण किया जाता है। यानी इसका आकार लघु होता है लेकिन प्रभाव बहुत गहन होता है। आंचलिक कहानी।
आंचलिक शब्द अंचल से बना है और अंचल शब्द संस्कृत की अच धातु में प्रत्यय के योग से बना है। अंचल किसी ऐसे भूखंड, भूभाग या क्षेत्र को कहते हैं बच्चों, जो कुछ विशेष होता है, यानी जैसे थोड़ा अलग, समुद्र तट जैसे, नदी तट, कोई विशेष दूरस्थ सीमा पर बसे हुए जैसे गांव होते हैं। और ये क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़े होते हैं, जैसे जंगल, पहाड़ आदि। बाकी क्षेत्रों से थोड़ा सा पिछड़े और विपन्न क्षेत्र होते हैं बच्चों, और इनकी एक विशेषता होती है कि इसमें एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति का विकास हो जाता है, विशेष प्रकार की संस्कृति का विकास हो जाता है, और उसी का प्रभाव वहां के लोगों पर, वहां के नागरिकों पर, वहां के लोगों की रहन सहन पर, उनकी आदतों पर, उनकी जीवन शैली पर भी होता है। वे भी उसी रंग में रंगे होते हैं, उसे हम अंचल कहते हैं। और आंचलिक कहानी की रचना इसी अंचल की घटनाओं और जनजीवन के आधार पर की जाती है। तो बच्चों, आंचलिक कहानी का परिचय मिल गया। आज के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, वे आंचलिक कथाकार माने जाते हैं, यानी उन्होंने आंचलिक कथाओं, कथा साहित्य की रचना की। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कौन से अंचल पर आधारित रचनाएं की? उनका जो अंचल था वह बिहार का कोसी नदी के कछार पर बसा पूर्णिया अंचल, उस अंचल को लेकर इन्होंने अपनी रचनाएं की बच्चों। और यह जो अंचल था, यह एक तरफ नेपाल की सीमा से, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, और यह दूसरे क्षेत्रों से थोड़ा अलग प्रकार के, यहाँ के गांव, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की समस्याएं भी दूसरे क्षेत्रों से थोड़ा अलग थी। यह अंचल था जिसका आधार उन्होंने अपनी रचनाओं में लिया बेटा। फणीश्वर नाथ रेणु ग्रामीण समाज और संस्कृति के चितेरे लेखक माने जाते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना ग्राम में हुआ, और मृत्यु 11 अप्रैल 1977 में बिहार में फारबिसगंज में हुई। शिक्षा और कर्म पथ देख लेते हैं हम इनका। प्रारंभिक शिक्षा तो अपने गांव के आसपास के विद्यालयों में ही हुई बच्चों। आप जान गए हैं कि इनका जो गांव था वह नेपाल और भारत की सीमा पर था, और उस समय नेपाल और भारत के लोगों का परस्पर आवागमन हुआ करता था बच्चों। तो नेपाल की भूमि से इनका जुड़ाव रहा हमेशा। इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा नेपाल के विराटनगर से प्राप्त की। उसके बाद बनारस से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। बच्चों, बचपन से ही इनमें क्रांतिकारी संस्कारों की नींव पड़ गई थी। इनके पिता हालांकि किसान थे, लेकिन उस समय भारत में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, और वे स्वाधीनता आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो बचपन और किशोरावस्था से ही रेणु जी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का जो आंदोलन हुआ, उसमें भी सशस्त्र रूप से भाग लिया इन्होंने। 1950 के बाद स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां छोड़कर स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया था बच्चों। रेणु जी हिंदी साहित्य के एक ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे जो परंपरा प्रेमचंद जी ने प्रारंभ की थी। कौन सी? सामाजिक यथार्थवादी। क्योंकि उन्होंने अपनी कथाओं को, प्रेमचंद जी ने कहानियों को सामाजिक जीवन के यथार्थ से जोड़ा, यानी जीवन की यथार्थ समस्याओं का वर्णन अपनी कहानियों में किया, उसे जादुई और परिलोक से बाहर निकाला, तिलिस्मी लोक से बाहर निकालकर। इसी प्रकार से रेणु भी ग्रामीण जीवन की समस्याओं का चित्रण करते हैं, ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हैं। लेकिन सिर्फ ग्रामीण परिवेश नहीं, बल्कि अंचल की नई स्थापना लेकर वे साहित्य जगत में आए। अंचल यानी ग्रामीण क्षेत्र की का वर्णन करते हुए भी, वहां की समस्याओं, संघर्षों, जीवन का वर्णन करते हुए भी, उसके अलावा उन्होंने वहां के सांस्कृतिक, कलात्मक सौंदर्य, संगीत के लय और थिरकन, वहां के रीति रिवाज, वहां की परंपराओं का वर्णन भी किया। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? आंचलिक कथाकार। और क्या विशेषताएं थी आंचलिक कथाकार के रूप में इनकी? रेणु का कथा साहित्य आंचलिक साहित्य का प्रारंभ करने वाला साहित्य माना जाता है बच्चों, क्योंकि 1952-53 में हिंदी जगत में आंचलिक शब्द रेणु के मैला आंचल उपन्यास के साथ ही आया। रेणु ने बिहार की कोसी नदी के तट पर बसे पूर्णिया अंचल का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में, वहां के समाज की संवेदना का वर्णन किया है। इसके अलावा बच्चों, वहां की अंचल की, उस अंचल की स्त्रियों का के जीवन का चित्रण, खेतीहर मजदूरों और लोक कलाकारों के जीवन का सजीव चित्रण भी उन्होंने किया है। रेणु का जो अंचल था, जिसके आधार पर उन्होंने रचनाएं की, साहित्य रचा, वह केवल पूर्णिया या मेरीगंज तक सीमित नहीं था। मैंने आपको बताया कि नेपाल की भूमि के साथ भी इनका बहुत जुड़ाव रहा है, और नेपाल की भूमि से विशेष लगाव था इनका, क्योंकि वहां इनकी शिक्षा हुई, वहां ये पले बढ़े। तो नेपाल मेरी सोनो आमा कहकर ये पुकारते हैं। सोनो आमा का अर्थ होता है बच्चों मेरी सुंदर माँ। तो जैसे भारत भूमि इनकी मातृभूमि थी, इसी तरह से नेपाल को भी अपनी माँ के समान ही मानते थे। ये इनके भावनात्मक अभिव्यक्ति का प्रमाण है। एक सबसे बड़ी विशेषता रेणु के साहित्य के बच्चों ये है कि वे संगीत धर्मी कथाकार थे।
इनके कथा साहित्य में हमें निरंतर रूप से इनके आंचलिक लोक संगीत, लोकगीत और वहां के विभिन्न प्रकार के संगीत के रूपों जैसे बिरहा, प्राति, फगुआ आदि का वर्णन, वहां का चित्रण और उसका रंग बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है। अब देखते हैं कि रेणु के साहित्य की प्रगतिशील चेतना। प्रगतिशील चेतना का अर्थ है कि रेणु का साहित्य हमें प्रगति के मार्ग की ओर संकेत करता दिखाई देता है, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई देता है, नवनिर्माण की चेतना इसमें दिखाई देती है। बच्चों, रेणु भारत की आजादी के बाद के कथाकार थे, जैसे प्रेमचंद आजादी से पहले के कथाकार थे। उस समय देश जब आजाद हुआ तो देश में प्रगति और विकास की गतिविधियां प्रारंभ हुई, देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा था। उस समय के सामाजिक यथार्थ, बदलती हुई परिस्थितियों, प्रगति की दिशा का वर्णन हमें रेणु के साहित्य में मिलता है। साथ ही प्रगति के मार्ग की बाधाओं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी सोच, दृष्टिकोण है जो प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं, उसका वर्णन भी रेणु ने अपने साहित्य में किया, जैसे रूढ़िवादी विचार, पुरानी परिपाटियां, अंधविश्वास आदि, और उनसे निकालने का प्रयास भी वे करते हैं। और वे मानते हैं कि साहित्य का कर्तव्य, साहित्यकार का कर्तव्य केवल लिखने तक सीमित नहीं, बल्कि लिखकर समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाई जा सके, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। रेणु भारत को एक लोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि गणतांत्रिक देश भी बनाना चाहते थे, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और वे नवीन परिवर्तन का आधार किसे मानते थे बच्चों? बदलाव कैसे लाया जा सकता है? एक वैज्ञानिक सोच, एक तार्किक सोच के आधार पर बदलाव लाया जा सकता है। तो रेणु की प्रगतिशील चेतना के बाद अब एक दृष्टि उनकी भाषा और शिल्प पर भी डाल लेते हैं बच्चों। उनकी भाषा बहुभाषिक है, और जैसा कि आप जानते हैं रेणु आंचलिक कथाकार है, आंचलिक साहित्य के रचनाकार हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी भाषा भी आंचलिक शब्दों से भरपूर होगी। आंचलिक भाषा का ही प्रयोग उन्होंने किया, देशज शब्दों का प्रयोग किया। जो हमारी ग्रामीण बोलियों के, देशज भाषाओं के शब्द हैं, उन केवल उनके अंचल की भाषा के शब्द ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों, आसपास के, आस पड़ोस के अंचलों के शब्द भी उनकी भाषा में मिलते हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों का भी उदारता से उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे उर्दू, अंग्रेजी आदि। और अंग्रेजी के शब्दों का तो देशजीकरण दिखाई देता है उनकी रचनाओं में, जैसे टीसन, निस्पिटर, भैंस चरमन। बच्चों, ये सब अंग्रेजी शब्द ही हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे अंग्रेजी शब्द हैं। जैसे टीसन, टीसन स्टेशन शब्द का देशजीकरण किया गया है बच्चों। ग्रामीण लहजे में ग्रामीण लोगों के द्वारा अंग्रेजी शब्दों को ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। तो देखा आपने। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता और सबसे मधुर विशेषता क्या है उनके साहित्य की, कि लोकगीत, लोक संगीत का रंग उनके साहित्य में बिखरा हुआ है। वे स्वयं कहते थे कि मैं लोकगीतों की गोद में पला हूं, हर मौसम में मेरे मन के कोने में उस ऋतु के लोकगीत गूंजने लगते हैं, ये रेणु जी कहते थे। और यह रंग उनकी हर रचना में हमें बिखरा हुआ मिलता है। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे उसमें भी आप लोकगीतों का कुशल प्रयोग देखेंगे बच्चों। इनके साहित्य में बिरहा, प्राति, फगुआ, बारहमासा, नेपाली गीत, बांग्ला गीत, न जाने कितने प्रकार के लोकगीत और लोक संगीत का रंग बिखरा हुआ है। इस प्रकार से लोक कलाओं और लोक संस्कृति का रंग इनके आंचलिक साहित्य में हमें निरंतर रूप से दिखाई देता है बच्चों। इनके मुख्य रचनाओं पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। इनके मुख्य उपन्यास थे मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। और इनके मुख्य कथा संग्रह थे एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अगिनखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, मेरी प्रिय कहानियां। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्टाज, संस्मरण, नाटक आदि कविताएं भी लिखी थी उन्होंने कुछ। इनके मुख्य रिपोर्टाज थे नेपाली क्रांति कथा, जो नेपाल की क्रांति पर आधारित है, और इसका पहले नाम, इसका शीर्षक था हिल रहा हिमालय, बाद में इसका शीर्षक बदला गया था बच्चों। डायन कोसी, जय गंगा, समय की शिला पर, ऋण जल धंजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुतपुर आदि, ये सब इनके रिपोर्टाज और संस्मरण थे बच्चों। इनका सबसे पहला उपन्यास था मेला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था, और जिसे हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है बच्चों। इस उपन्यास का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में हुआ था, और इसके लिए रेणु जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1936 से ही लेखन प्रारंभ कर दिया था, लेकिन पहली कहानी कब प्रकाशित हुई उनकी? 1942 के आंदोलन के बाद, जब 2 वर्ष जेल में रहे और उस वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहानी लिखी बट बाबा। वो उनकी पहली प्रकाशित कहानी मानी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, आप कविता की कुछ पंक्तियां देख रहे हैं। इस प्रकार से हमें पता लगता है कि रेणु जी ने कविताएं भी लिखी थी प्रारंभ में, परंतु मुख्य रूप से वे कथाकार और उपन्यासकार के रूप में ही जाने जाते हैं, रिपोर्टाज संस्मरणकार के रूप में भी जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो बच्चों,
रेणु जी का साहित्य हमें एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे जगत में लेकर जाता है जहां हम ग्रामीण संस्कृति की मधुरता, उसकी मिट्टी की गंध और उसके जीवन का संगीत भी सुनते हैं, मधुर संगीत सुनते हैं। इसलिए यही कारण था कि अज्ञे जी ने, जो कि साहित्य के एक बड़े हिंदी साहित्य के बड़े रचनाकार, बड़े साहित्यकार माने गए हैं, उन्होंने रेणु जी को धरती का धनी कथाकार कहकर पुकारा था। वे रेणु के मित्र थे बहुत बड़े। इन्हें यानी रेणु जी को आजादी के बाद का प्रेमचंद कहकर पुकारा जाता है। इनकी प्रत्येक रचना, चाहे उसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि हो अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि हो, हर रचना के अंत में हमें मानव संबंधों का एक मधुर रूप, एक आत्मीय रूप दिखाई देता है। यानी इनका यही प्रयास था कि जीवन को सुंदर बनाया जाए, सामाजिक संबंधों को अच्छा बनाया जाए और जीवन के नए रास्ते और समस्याओं के बीच में से जीवन को जीने की राहें खोजी जाएं। क्योंकि ये केवल एक साहित्यकार ही नहीं थे बच्चों, अपितु ये एक क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने केवल जीवन की समस्याओं, समाज की समस्याओं का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए सड़कों पर भी उतरे, क्रांति का रास्ता भी अपनाया, संघर्ष भी किया। और इन्होंने पूर्णिया अंचल के अभावों, अंधविश्वासों और रुग्णताओं से ग्रस्त जीवन के बड़े सूक्ष्म चित्र खींचे हैं बच्चों। तो ये आपने देखा रेणु जी के बारे में, आपने आज के लेखक के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया बच्चों। और अब आलोक सर आ रहे हैं ये देखने कि बच्चे अब तक का पाठ कितने ध्यान से सुना है आपने और कितना समझ गए हैं। तो बुला लूं आलोक सर को, जल्दी से अपना चैट बॉक्स संभाल लीजिए। आलोक सर आ जाइए, बच्चों ने चैट बॉक्स संभाल लिया है। धन्यवाद सुमन जी। बच्चे बहुत दत्तचित्त होकर आपका ये व्याख्यान सुन रहे थे और रेणु से परिचय प्राप्त कर रहे थे। बच्चों, रेणु प्रेमचंद के बाद देशज लहजे में भारत की विसंगतियों और भारतीयों की उम्मीदों के कथाकार रहे हैं और उन्होंने जिस देशज लहजे में ये कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत की, उसे आगे बढ़ाने का काम मैत्रेयी, पुष्पा, कृष्णा, सोप्ती, मार्कंडेय इत्यादि कहानीकारों ने किया। तो खैर, आइए अब आपसे फटाफट कुछ सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि आपने कितना समझा रेणु के जीवन, उनके कथा और उनके शिल्प कौशल के बारे में। आपको सही विकल्प छांटना है बच्चों। रेणु किस प्रकार के कथाकार माने जाते हैं? क आधुनिक, ख आंचलिक या ग प्राचीन? दूसरा प्रश्न है, मैला आंचल किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास या रिपोर्टाज? तीसरा प्रश्न है, रेणु ने किस अंचल को अपनी रचनाओं का आधार बनाया? क अयोध्या, ख पूर्णिया या ग झांसी? और चौथा और आखिरी प्रश्न है, रेणु को धरती का धनी कथाकार किस साहित्यकार ने कहकर पुकारा था? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर अज्ञेय? तो फटाफट उत्तर दीजिए और मैं आपको कहानी से ज्यादा दूर नहीं रखना चाहता, इसलिए चलते हैं सुमन मैम के पास कहानी पढ़ने के लिए। सुमन जी। धन्यवाद आलोक सर। बच्चे बहुत तेजी से अपने उत्तर दे रहे हैं, अंकित कर रहे हैं, चैट बॉक्स भाग रहा है हमारा जल्दी से और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे जुड़ चुके हैं पाठ के साथ और अधिक जुड़ेंगे जब हम कहानी पढ़ेंगे, कहानी का आनंद लेंगे। कहानी कौन सी है आज की? संवदिया। स्वतंत्रता के बाद 1962 में इसका प्रकाशन हुआ बच्चों। ये आंचलिक कहानी की श्रेणी में रखी जाती है और इसके लेखक से तो आप परिचित हो ही चुके हैं। लेखक से एक और परिचय कर लेते हैं। कैसे? इनकी लेख रचनाओं का एक बहुत बड़ी विशेषता और बहुत बड़ी सुंदरता है इनका संगीत, आंचलिक संगीत, जो हमें लोक संस्कृति के रंगों से रंग देता है। तो आइए एक रंग वो भी देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम आज की कहानी को पढ़ेंगे। तो चले। उसका नाम ही ठुमरी है और ये पंक्ति है रेणु जी की। ठुमरी उसको आंचलिकता के रस ने और सुरों ने परिपक्व किया है, तभी ठुमरी ठुमरी बनती है। उन्होंने खुद बड़े एक खूबसूरत गीत का वहां जिक्र किया है। हाँ रे हल जोते हलवाया भैया रे हल जोते हलवाहा भैया रे हल जोते हलवाहा खुरपी चलावे मजदूर रे हल जोते हलवाहा एही पंथ धनी धनी मोरा रे रुसली रे हल जोते हलवाहा खुरपी चलावे मजदूर रे हल जोते हलवाहा। मैला आंचल तो पूरा उपन्यास ही लोक साहित्य में ही रचा बसा है। उसमें एक चित्र है, एक जगह जहाँ पर वो नाटक चल रहा है, भगत सिंह स्वयं पिस्तौल लहरा करके नाच रहे हैं
और वहां पे उसमें उन्होंने लिखा है लखनऊ ने नखलऊ, नखलऊ से एक बाई जी आई हैं और वो गाती हैं, खादी के चुनरिया रंग दे छापेदार हो, अरे रंग रे जिया बहुत दिनन से लागल बा मन हमार रे, अरे रंग रे जवा खादी के चुनरिया, खादी के चुनरिया। और उसी में आगे है जहां पर है वो बाई जी गा रही हैं और उसको एक चलती हुई धुन में जो थोड़ा खड़ी बोली से मिश्रित है। कहीं पे छापो गांधी महात्मा चरखा मस्त चलाते हैं, कहीं पे छापो वीर जवाहर जेल के भीतर जाते हैं, अचरा पे छापो झंडा तिरंगा, अचरा पे छापो झंडा तिरंगा, बाका लहरदार रे रंग रे जवा, ओ रंग रे जवा, रंग रे जवा, अचरा पे छापो झंडा लहरदार हो, तिरंगा झंडेदार हो, रंग रे जवा हो, रंग रे जवा। संगीत की सभी विधाओं की उनको जितनी गहराई से पैठ थी, जानकारी नहीं, जितनी उनकी पैठ थी और उसका जितना कमाल का बखूबी वर्णन कहानी में पिरोया गया है बिना जताए हुए। आई रे होरिया, अरे आई फिर से आई रे, अरे आई रे होरिया, आई रे, आई रे होरिया, आई रे, गावत गांधी राग मनोहर, गावत राग मनोहर, अरे चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गूंजल भारत मरागी, अरे होरिया आई, आई फिर से रे, आई रे होरिया, आई रे होरिया। मैं एक कलाकार हूँ और मैं दांतों तले उंगली दबा देती हूँ पढ़ करके कि वो वास्तव में उनके हाथ में कलम भले थी, लेकिन यदि वो लिखते नहीं तो वह एक हिंदुस्तान के बेजोड़ कलाकार होते। भारत में आयल सूरज चलो सखी देखन को, कथी पे चढ़िए आयल भारत माता, कथी पे चढ़िए आयल भारत माता, कथी पे चढ़ल सूरज चलो सखी देखन को, भारत में आयल सूरज, अरे चलो सखी देखन को, कथी पे चढ़ते आयल वीर जवाहर, वीर जवाहर, कथी पे गांधी महाराज, अरे चलो सखी देखन को, अरे चलो सखी देखन को। क्यों बच्चों, डूब गए ना संगीत की माधुरी में? बिल्कुल। देखा आपने संगीत का रंग कैसे बिखरा हुआ है रेणु जी की कथाओं में और उनके रचना में। बच्चों, देखा आपने कि कैसे रेणु जी गीतों के बीच में राष्ट्रीय घटनाओं को पिरोते हैं। आप सब जान चुके हैं कि वे आजादी के बाद के रचनाकार हैं। भारत आजाद हुआ था उस समय 1947 में, और उसके बाद रेणु जी साहित्य जगत में आए थे, तो वही सारी जो राष्ट्रीय घटनाएं उस समय घट रही थी, देश में जो घटनाक्रम चल रहा था, उसका बदलती हुई सामाजिक परिदृश्य का जो चित्रण है, वो संकेत सब रेणु के साहित्य में मिलता है। तो आज की कहानी देखते हैं हम बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है संवदिया। संवदिया, पहले शीर्षक को समझ लीजिए। संवदिया शब्द संवाद से बना है। संवदिया वह आदमी होता था, वह व्यक्ति होता था जो संवाद ले जाता था, यानी संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति, संवाद पहुंचाने वाला व्यक्ति। संदेश यानी लिखित रूप में नहीं, पत्र के रूप में नहीं, बल्कि मौखिक रूप में, संवाद के रूप में एक व्यक्ति का संदेश दूसरे तक पहुंचाने वाला व्यक्ति। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये कब होता था? ये तो कोई आदिम युग की बात हमें लग रही है। आप लोग आज के संचार क्रांति के युग में जीने वाले बच्चे हैं। आप तो एक बटन दबाते ही एसएमएस या फिर व्हाट्सएप पर अपने मैसेज भेज देते हैं। लेकिन बच्चों, यदि हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो एक समय ऐसा था जब हमारे देश में, हमारे गांवों में खासतौर से संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था, और वहां डाकघर तक नहीं थे। पिछड़े अंचलों में या गांवों में उस समय
वहां की संचार श्रृंखला का एक बहुत बड़ा अंग हुआ करता था, एक बहुत बड़ा जो कारक था वो था संवदिया। वह व्यक्ति वहां के समाज का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता था, क्योंकि संदेश लाने ले जाने का कार्य वह किया करता था। तो यहाँ कहानी है संवदिया की। हरगोबिंद कहानी का संवदिया है इस गांव का। गांव की बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया जो अपनी निर्धनता और अकेलेपन के दुखों को भोग रही है, गांव के संवदिया हरगोबिंद को बुलवाकर उसे अपनी मां के पास यह संदेश ले जाने के लिए कहती है कि वह इस स्थिति में और अधिक नहीं जी सकती, इस दुखद स्थिति को और नहीं सहन कर सकती, मां उसे अपने पास ही बुला ले। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया के सुखी और समृद्ध दिनों को याद करके और उसकी वर्तमान असहाय दशा देखकर बहुत दुखी होता है। वह बड़ी बहुरिया का संवाद लेकर चला तो जाता है, परंतु अपने गांव की प्रतिष्ठा और दायित्व बोध के अंतर्द्वंद में घिर जाता है। वह उसकी मां को सही संदेश दे ही नहीं पाता। अंत में बड़ी बहुरिया के पास लौटकर वह उससे क्षमा मांगता है। वह उसे पूरे गांव की मां, अपनी मां कहकर पुकारता है और उससे विनती करता है कि वह गांव छोड़कर ना जाए। उसके बाद वह बड़ी बहुरिया की देखभाल का पूरा दायित्व उठाने का भी वचन देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे सब काम करूंगा। तो बच्चों, ये कहानी का सार है और इससे आगे भी कहानी में क्या होता है ये तो हम कहानी को पढ़कर ही जानेंगे। तो चलिए कहानी की ओर। तैयार है? हम शुरू करते हैं। संवदिया। हरगोबिंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं। संवदिया के मार्फत संवाद को क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोबिंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक ना जाने। बच्चों, कहानी का आरंभ होता है हरगोबिंद से। हरगोबिंद को बुलाया गया है बड़ी हवेली में। देखिए बच्चों, ये कहानी आजादी के बाद की कहानी है। तो गांवों में भी विकास प्रारंभ हो गया था, डाकघर खुल गए थे, संचार के माध्यम आ गए थे। ऐसे समय में संवदिया की बुलाहट होती है बड़ी हवेली से। हवेली हवेली वे आलीशान मकान होते हैं बच्चों, पक्के और बड़े मकान, आलीशान मकान, जिसमें गांवों का धनी वर्ग रहा करता था। और गांवों का धनी वर्ग कौन होता था? गांवों में, अंचलों में अधिकतर लोग निर्धन होते थे, किसान लोग होते थे, निर्धन वर्ग के लोग होते थे, परंतु एक धनी वर्ग होता था वहां का जमींदार या साहूकार वर्ग। आप जानते हैं कि गुलामी, जब देश गुलाम था उस समय जमींदारी प्रथा थी। जमींदार लोग होते थे गांवों में, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते थे। शेष किसानों की जमीन पर भी एक तरह से उनका ही अधिकार होता था और जो किसान लोग होते थे वे उनकी जमीन पर मजदूरी किया करते थे। लेकिन आजादी के बाद ये प्रथा खत्म हो गई। जमींदारों के जो अधिकार थे जमीन से वो हट गए और जमींदारों की आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ा, उनकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा। उनका वो वर्चस्व नहीं रहा, वो शक्ति नहीं रही उनके पास। तो इस प्रकार से यहाँ इस कहानी में, इस भाग में भी हमें बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी ये संकेत कर रहा है कि हवेली है तो बड़ी हवेली, परंतु अब वो बड़ी हवेली वैसी नहीं है, वो टूट चुकी है, यानी उसकी ड्योढ़ी टूट गई है, जिसमें हरगोबिंद प्रवेश करता है। और क्योंकि हरगोबिंद गांव का पुराना संवदिया है, अनुभवी व्यक्ति है, तो अपने अनुभव से वो ये तो समझ लेता है कि अगर ऐसे समय में भी मुझे बुलाया गया है तो निश्चय ही कोई ऐसा समाचार होगा जिसका पता किसी को ना चले, उसे गुप्त रखना है, गुप्त समाचार है और कोई जान ना पाए, उसकी खबर किसी को ना लगे। ये सोचकर वह हवेली में प्रवेश करता है। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहां गए वे दिन? हरगोबिंद एक लंबी सांस लेता है। हवेली की बड़ी बहुरिया यानी बड़ी बहू, जो हवेली की मालकिन है, हरगोबिंद उसे पांव लागी करता है। पांव लागी यानी सम्मान पूर्वक उनसे अभिवादन करता है, उन्हें प्रणाम करता है। बच्चों, पांव लागी एक हमारा पारंपरिक संबोधन है और
हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो वहां पर ये इस तरह से अभिवादन किया जाता है अपने बड़ों को। बड़ी हवेली की जो बड़ी बहुरिया है वो हरगोविंद को इशारा करती है चुपचाप बैठने का। तो हरगोविंद बैठ जाता है और उसके मन में अतीत की स्मृतियां उभर आती हैं, बीते दिनों की यादें आ जाती हैं हवेली को देखकर। जब हवेली उस समय अपने नाम के अनुरूप थी, यानी बड़ी हवेली ही थी, उसके ठाट बाट शानो शौकत पूरे थे। और हवेली में जो लोग रहा करते थे, यानी जमींदार लोग जो वहां के निवासी थे, उनका गांव के लोगों पर दबदबा हुआ करता था। एक तरह से राजसी जीवन जीते थे। और बच्चों, जो जमींदार लोग होते थे, उनका गांव की शेष निर्धन जनता से या शेष लोगों से एक तरह से राजा प्रजा का जैसा संबंध होता था। गांव के जो लोग होते थे, निर्धन मजदूर किसान होते थे, वे जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे, मजदूरी करते थे। और जो शेष निर्धन वर्ग था वो उनके सेवा कार्य किया करता था, सेवा करते थे। इस तरह से एक सामाजिक संरचना थी उस समय गांवों के जीवन की, समाज की। और ये संरचना, ये बनावट जो थी, उसमें एक विशेष संबंध भी हुआ करता था उनका, कि निर्धन लोग जमींदारों की सेवा करते थे और बदले में उन्हें संरक्षण मिलता था, यानी सहूलियत मिलती थी, आर्थिक सहायता भी मिलती थी। अब यहाँ देखिए, गांव की नाइन जो बड़ी बहुरिया के हाथ में मेहंदी लगाती थी, सिर्फ उसको इतना पारिश्रमिक मिल जाता था कि उस पारिश्रमिक से वह अपने परिवार को पाल लेती थी। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि कैसे उस समय बड़ी हवेली के शान बान ठाट बाट थे, शानो शौकत थी। लेकिन आज बड़ी बहुरिया की वर्तमान स्थिति जो है, उसे देखकर हरगोविंद बहुत दुखी है। देख रहा है कि जिस उस समय जो बड़ी बहुरिया हवेली की मालकिन रानी की तरह से अपना जीवन बिताती थी, वह आज सूपा में अनाज लेकर फटक रही है अपने हाथ से। बच्चों, सूपा क्या होता है? देखिए सामने एक चित्र है आपके। ये बांस से बना हुआ एक तरह से एक बर्तन ही समझिए इसको, जिसमें लोग अनाज साफ किया करते थे फटक कर। आज भी इसका प्रयोग होता है गांवों में। तो इसमें सूपा में वह अनाज फटक रही है। कौन? बड़ी बहुरिया। यह देखकर हरगोविंद को बहुत दुख हो रहा है, बड़ी बहुरिया की स्थिति को देखकर। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हर गोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चिरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। बड़े भैया यानी बड़ी बहुरिया के पति, उनके रहते तो हवेली की शान ही बिल्कुल अलग थी। लेकिन उनके देहांत के बाद बड़े हवेली के ठाट बाट के दिन भी खत्म हो गए। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि जो संपत्ति थी उसका बंटवारा उन्हें करना था आपस में। और बंटवारा करके वे शहर की ओर चले गए, शहर में जा बसे अपने अपने परिवार को लेकर। रैयत यानी वहां के किसान। बच्चों, जमींदारी प्रथा जब समाप्त हुई तो जिन किसानों की जमीन पर जमींदारों का हक था, अधिकार हो गया था, उन्होंने ले ली थी वो जमीन, वो किसानों को वापस मिल गई। किसानों ने अपने अपने दावे किए और अपनी अपनी जमीन को वापस ले लिया। तो इसका प्रभाव जमींदारों की जीवन पर, उनके आर्थिक दशा पर, उनकी स्थिति पर तो पड़ना ही था। तो इस प्रकार से आय भी समाप्त हो गई जमींदारों की, और आय में फर्क पड़ा तो आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया। तो जो तीनों भाई थे वे शहर में जा बसे अपने जीवन को सुखपूर्ण सुविधापूर्ण बनाने के लिए। और बड़ी बहुरिया वह रह गई वहां अकेली। वो कहाँ जाती बेचारी? उसके तो पति की भी मृत्यु हो गई थी, वह नितांत अकेली थी। और इस तरह से उसका जो परिवार टूटता चला गया, उसकी लाचारी और बेबसी इस कारण से यहां से पैदा होती है और उसके वैधव्य से शुरू होती है। विधवा होने के बाद उसकी जो जीवन था वह दुखों से भरता चला जाता है। उसके जो देवर देवरानी उसके ऊपर हवेली और खेती का की देख रेख का सारा दायित्व सौंपकर, सारा छोड़कर उसके ऊपर शहर में सुविधापूर्ण जीवन बिता रहे हैं। किंतु वह अकेली विधवा स्त्री बिना किसी सहारे के यहाँ अकेलेपन की यातना को सहन कर रही है। यह देखता है हरगोविंद, और हरगोविंद को वे दिन याद आते हैं जब निर्दय भाइयों ने बंटवारा किया था संपत्ति का, और किस तरह से बड़ी बहुरिया के शरीर से कीमती जेवरों को छीना गया था, उतारा गया था, और उसके शरीर से कीमती साड़ियां, बनारसी साड़ियां जो वह पहनती थी,
बच्चों कीमती बनारसी साड़ियां, उस समय बनारसी साड़ियों को कीमती इसलिए माना जाता था क्योंकि इसमें सोने चांदी के तारों से बुनाई की जाती थी, कढ़ाई की जाती थी, तो इसलिए यहाँ बनारसी साड़ी का नाम भी आया है। बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाइयों ने। उनकी निर्दयता और उनकी संवेदनहीनता का यहाँ वर्णन हरगोविंद कर रहा है, और उस दृश्य को वो द्रौपदी चीरहरण लीला के समान मान रहा है, क्योंकि वह दृश्य द्रौपदी चीरहरण लीला से कम भयंकर नहीं था। बड़ी बहुरिया के साथ ऐसा अमानुषिक व्यवहार करने के बाद उसे गांव में अकेला छोड़ जो भाई थे वो चले गए गांव में रहने के लिए। तो हरगोविंद को वे दृश्य यहाँ पर याद आ रहे हैं। तो बच्चों देखा आपने यहाँ पर, अब जरा हम देखते हैं अपने बच्चों का ज्ञान कि बच्चे अब तक के पाठ को समझे और अब तक के पाठ में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वे सभी देशज शब्द हैं, और देशज शब्दों की संरचना कैसे होती है। देखिए आपने यहाँ पर एक शब्द पढ़ा संवदिया, संवदिया शब्द बना है संवाद से। तो आलोक सर आप आ रहे हैं आपसे ये जानने के लिए बच्चों कि क्या आपको ये बात समझ आई कि देशज शब्दों की संरचना किस प्रकार से होती है। आ जाइए आलोक सर। धन्यवाद मैडम, आपने जिस संवेदनशील तरीके से इस शानदार कहानी का वाचन किया है और बच्चों को समझाया है, वो निश्चित रूप से बच्चे इस कहानी को हृदयंगम कर रहे होंगे, दिल से समझ रहे होंगे। बच्चों, देशज शब्दों की संरचना अक्सर हमारी खड़ी बोली के शब्दों से मिलकर बनती है, और आपके सामने कुछ शब्द रखे हुए हैं, आपको मेल करना है खड़ी बोली के शब्दों से देशज शब्दों का। एक बार मैं खड़ी बोली के शब्द बोल देता हूं, इसके बाद देशज शब्द बोलता हूं। पहला है संवाद, दूत, डाक, हल, काम, लाक। और जिससे आपको मेल करना है उनमें है डाकिया, हलवाहा, कामगार, लखटकिया, दूधिया, संवदिया। तो फटाफट इसे मेल कीजिए और ज्यादा समय हम नहीं गंवाएंगे, कहानी की तरफ फिर से आएंगे। सुमन मैम को मैं आमंत्रित करता हूं। सुमन जी। धन्यवाद आलोक सर। बच्चों आगे चलते हैं कहानी की ओर। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। अब वह चुप नहीं रह सका। मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह, मुंह झोंसे निमोचिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, ना काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीप पकड़ कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीप बाहर निकालकर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद से ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। बच्चों यहाँ पर मोदियाइन यानी गांव की दुकानदार, जो गांव की बनिया है, वह बड़ी बहुरिया के आंगन में बैठी है और बड़ी बहुरिया को भला बुरा कह रही है, जली कटी सुना रही है। क्यों? क्योंकि बड़ी बहुरिया अपना पेट भरने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए उधार का सौदा लेकर आती है उससे, और बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि वह उसका उधार नहीं चुका पा रही है, उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ मोदियाइन का जो व्यवहार है बहुत ही कुटिल है और बहुत ही क्रूर हमें नजर आ रहा है, क्योंकि भला बुरा जली कटी वह सुना रही है और बड़ी बहुरिया चुपचाप सहन कर रही है उसकी बातों को। लेकिन यहाँ एक संवेदनहीनता हमें नजर आ रही है कि मोदियाइन एक स्त्री होते हुए भी दूसरी स्त्री की दशा को नहीं समझ रही है। बड़ी बहुरिया चुपचाप सहन कर रही है, लेकिन हरगोविंद इस दशा को, इस स्थिति को नहीं सहन कर पा रहा है। वह
देख रहा है और चाहता है कि ये मोदियाइन आंगन से टल जाए, यानी चली जाए। जब तक ये बैठी रहेगी बड़ी बहुरिया उससे बात नहीं करेगी। तो उसने जानबूझकर गुल मोहम्मद आगा का प्रसंग छेड़ा और मोदियाइन काबुले आगा का नाम सुनते ही चिढ़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की एक तरह से सहायता कर रहा है। और बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ शब्द आए हैं जो देशज शब्द हैं। औसारे, औसारे का अर्थ होता है बरामदा या चबूतरा, मुंह झोंसे, तमक कर, ये सभी देशज शब्द हैं। और उर्दू के शब्द भी आए हैं जैसे जोर, जुल्म, कायदा, गुलजार आदि। और बच्चों रेणु जी की कहानियों में शब्द युग्म बहुत नजर आते हैं। अभी आपके सामने भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे शब्द युग्म का मतलब जोड़ा, शब्दों का जोड़ा, जैसे बाकी बकाया, काबुली कायदा, मूछ दाढ़ी, जोर जुल्म। तो देख लिया आपने ये भाषिक विशेषताएं इस भाग की। तो यहाँ पर काबुली काबुली आगा के प्रसंग के माध्यम से जो हरगोबिंद है वो मोदियाइन को वहां से भगा देता है, यानी उसे चिढ़ा देता है और वो चिढ़कर वहां से तमक कर उठकर चली जाती है। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद से कहा, हरगोबिंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही, बोलो जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की छल छलाई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोबिंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोबिंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? बच्चों देखे बड़ी बहुरिया का दुख हरगोबिंद अपने मन में बहुत महसूस कर रहा है और वह भीतर ही भीतर एक तरह से रो रहा है बड़ी बहुरिया की बातें सुन के, क्योंकि वह जानता है बड़ी बहुरिया की स्थिति को और उसके जीवन में जो दुर्घटनाएं घटी हैं उन्हें भी हरगोबिंद ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन बड़ी बहुरिया को ऐसे सिसकते हुए उसने आज तक नहीं देखा। और बड़ी बहुरिया ने जो संदेश उसे दिया, उस संदेश में क्या दिखाई देता है? उसकी पीड़ा, उसकी यातना। क्योंकि बच्चों वह विधवा स्त्री एक लंबे समय से अकेलेपन और अभावों के दुख को सहन कर रही है और वह एक तरह से टूट गई है भीतर ही भीतर। एक तरफ निर्धनता, दूसरी ओर परिवार के बिखराव को देखकर वह एक तरह से उसकी सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। उसकी दशा बहुत दयनीय हो गई है, उसके लिए ये स्थितियां असहनीय हो गई हैं और अपने सभी दुखों को वह चुपचाप अपने भीतर ही सहन करती है। लोक लाज के कारण वह अपनी स्थिति को किसी से बयान भी नहीं करती, व्यक्त भी नहीं करती। तो यहाँ पर बच्चों एक बात हमें दिखाई देती है, आप भी सोच रहे होंगे इस विषय में कि किस तरह से स्त्रियों की दशा ग्रामीण समाज में इस तरह से निर्भर रहती है दूसरों पर। देखिए यहाँ पर जो वो संदेश दे रही है बड़ी बहुरिया कि अपने पिता के घर में भी उसे अधिकार नहीं है, पिता का घर भी स्त्रियों के लिए पराया माना जाता है। वह कह रही है कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, यानी उसके अधिकार ना तो पिता के घर में माने जाते हैं और ससुराल पक्ष में भी उसे एक तरह से अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। तो स्त्रियों की यह निर्भर दशा, उन्हें पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर रहकर ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, ये चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि जो विधवा स्त्रियां हैं जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, उनका जीवन तो और भी अधिक विकट हो जाता है, उन्हें तो और भी अधिक दुखों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी पीड़ाएं और दुख हमें बड़ी बहुरिया के संदेश में दिखाई दे रहे हैं, उसके जीवन में हमें दिखाई देते हैं। हरगोबिंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी,
आने का खर्च माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। बड़ी बहुरिया, रहा खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहां से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूं। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बड़ी बहुरिया किस असहाय और अपनी यातनापूर्ण स्थिति से निकलने का प्रयास कर रही है। उसे अपनी इस दुखद स्थिति में किसकी याद आती है? अपनी माँ की याद आती है, जहां वह संदेश भेजना चाह रही है हरगोविंद के माध्यम से। हरगोविंद उसकी इस असहाय दशा को देखकर अंदर से भीतर से उसकी आत्मा चित्कार कर रही है। वह बहुत अधिक दुख से भर गया है और उसे उसके परिवारजनों पर, उसके देवर देवरानियों पर बहुत आक्रोश पैदा हो रहा है उसके मन में। वह उनकी अमानुषिकता, उनकी संवेदनहीनता पर बहुत अधिक दुखी है और क्रोधित भी है, क्योंकि कितने निर्दयी और संवेदनहीन है सब कि बड़ी बहुरिया पर हवेली की और खेती बाड़ी की देखरेख का दायित्व पूरा सौंप कर शहर में जा बसे। अपने जीवन को तो उन्होंने सुविधापूर्ण बना लिया और गांव में केवल 2 अवसरों पर ही आते हैं। अगहनी धान यानी अगहन के महीने में जब धान की फसल पक जाती है, या गर्मी के मौसम में जब आम की फसल पक जाती है, तो अपना हिस्सा लेने के लिए, फसल में से अपना हिस्सा लेने के लिए वे शहर आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं बिना बुलाए अपने बाल बच्चों को लेकर। और 10-15 दिनों में यहाँ बड़ी बहुरिया की ही उनकी देखभाल करती है कर्ज उधार लेकर। लेकिन जाते समय ना तो वे बड़ी बहुरिया की दशा की ओर कोई ध्यान देते, ना उसकी आवश्यकताओं के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, ना उसके दुख दर्द और मन की पीड़ा को जानने का प्रयास करते हैं। उसकी कोई परवाह नहीं है उनको और उनके मन में उसके लिए कोई जरा सी भी सहानुभूति नजर नहीं आती है। तो उनके इस अमानुषिक व्यवहार ने ही बड़ी बहुरिया का जो जीवन है वो कष्टों और पीड़ाओं से भर दिया है। हरगोविंद यही सोच रहा है कि ऐसे रिश्तों का क्या लाभ जो किसी व्यक्ति के जीवन को इस तरह से नारकीय बना दे, उसे अकेलेपन में जलने के लिए छोड़ दे। तो ये सोचते हुए वह खड़ा होता है बड़ी बहुरिया का संदेश लेकर और हवेली से बाहर तो वह आ जाता है, परंतु उसके पीछे उसके कानों में बड़ी बहुरिया के ये शब्द गूंजते रह जाते हैं, मैं तुम्हारी राह देख रही हूं। अर्थात प्रतीक्षारत बड़ी बहुरिया को छोड़कर वह वहां से चल देता है। बच्चों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, यानी विराम दे रहे हैं कहानी पर। आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बड़ी बहुरिया बैठी है हरगोविंद की प्रतीक्षा में, जो उसकी माँ के पास संदेश लेकर जा रहा है और माँ के दिए हुए जवाब को यानी संदेश को लेकर लौटेगा। और बच्चों, हम भी लौटेंगे कहानी का अगला भाग लेकर आपके पास। तो अब तक की जो कहानी हमने पढ़ी है, अब आलोक सर के पास आपको चलना है उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आ जाइए आलोक सर। धन्यवाद सुमन जी। निश्चित रूप से आपने बांध लिया था इस संवेदनशील कहानी में। जिस तरह से एक स्त्री की पारंपरिक समाज में दुर्दशा को चित्रित किया गया है और जिस प्रकार से संवदिया के साथ उसका एक संवेदनात्मक संबंध जोड़ता है, जिस प्रकार से संवदिया उसके दुख को समझ सकता है, उसके परिवारजन भी उस तरह नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल बच्चों, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो वाक्य हैं इनमें से आपको सही और गलत छांटना है। पहला वाक्य है, गांव में डाकघर न होने के कारण बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को बुलवाया। दूसरा, बड़ी बहुरिया हवेली में अकेलेपन का दुख भोग रही थी। तीसरा, हरगोविंद को बड़ी बहुरिया ने शहर में अपने परिवारजनों के पास पत्र ले जाने को कहा। चौथा, हरगोविंद बड़ी बहुरिया की विपन्न दशा को देखकर बहुत दुखी हुआ। बच्चों, इनमें से सही और गलत आपको छांटना है और चैट बॉक्स में लिखना है। और अब चलते हैं आगे। बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ को पढ़ते समय आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आए होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें भी आई होंगी जिसमें आपने अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को महसूस किया होगा। इस कहानी की यही ताकत है बच्चों। आइए कुछ विचार के बिंदुओं को देख लेते हैं और आपस में चर्चा करते हुए इन पर विचार करते हैं। क्या आज ग्रामीण समाज में स्त्री की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है? दूसरा, आपके विचार से ग्रामीण लोगों के शहर पलायन के क्या क्या कारण हैं? बच्चों, आप इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि क्या शहरों में जो महिलाएं गांव से आई हैं
उनकी स्थिति कैसी है, ग्रामीण परंपराओं के लिहाज से भी और आधुनिकता के तकाजे से भी। बहरहाल आगे चलते हैं। यह पाठ बच्चों न केवल आपको विचार के बिंदु प्रदान करता है, बल्कि आपको कुछ ऐसी परियोजनाओं को करने की तरफ भी प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, जो न केवल आपके लिए लाभदायक होगी, बल्कि आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए भी लाभदायक होंगे। उनमें से ही एक परियोजना कार्य का संकेत यहाँ आपको हम दे रहे हैं। देखिए, आंचलिक कहानी से क्या तात्पर्य है? हिंदी साहित्य में आंचलिक कहानी या आंचलिक कथा का बड़ा उल्लेख मिलता है। आंचलिक कहानी के संदर्भ में आप लिखिए और हिंदी के कुछ आंचलिक कथाकारों तथा उनकी रचनाओं से संबंधित सामग्री एकत्र करो। इस तरह से न केवल आप हिंदी के साहित्यकारों को, साहित्य को जानेंगे, बल्कि हिंदी के अलग अलग अंचलों से भी परिचित होंगे। परियोजना कार्य दूसरा हम कर सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन और कृतित्व पर, जो कि सुमन मैडम ने बहुत विस्तार और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। उस संदर्भ में भी आप सामग्री एकत्र कर सकते हैं और विस्तार से इसके लिए आप अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर सकते हैं। और अब हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमने अपने एक शैक्षणिक कार्यक्रम में शैक्षणिक उद्देश्य से पूरी तरह राज्यसभा टीवी, अरुणुज फिल्म्स से कुछ सामग्री ली है। उनको तहे दिल से शुक्रिया। और हम इसका उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्य से कर रहे हैं। और अब चलते चलते, इससे पहले कि मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे विदा लूं, धन्यवाद करूं, आपको छोड़े जाता हूं रेणु के ही एक कथन के साथ। इस पर विचार कीजिएगा बच्चों। साहित्यकार का कर्तव्य केवल लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखकर कुछ बदला जा सके, यह महत्वपूर्ण है। यानी केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी रचना अगर समाज के लिए नहीं है, केवल मनोरंजन कर रही है, तो उसका कोई आशय नहीं है। बच्चों, बार बार रेणु के इस कथन को पढ़िए, विचार कीजिए और हमें विदा कीजिए। धन्यवाद। आलोक सर, धन्यवाद देते हुए, और हम बच्चों से ये भी कह दें कि हम अगले पार्ट में उनसे मिलेंगे उनके कमेंट बॉक्स में दिए हुए विचारों के साथ। हम देखेंगे कि कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें व्यक्त करके भेजते हैं, और हम उन सभी बच्चों के नाम भी बताएंगे जो हमें अपने विचार भेजते हैं। तो धन्यवाद आलोक सर, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए, और हमारी ओर से, मेरी ओर से भी सभी बच्चों का धन्यवाद। धन्यवाद सुमन जी। तो बच्चों, आपके लिए भी मौका है, आप अपने विचार रखिए और अगली बार रेणु की तरह ही आपके किसी सुविचार को हम प्रस्तुत करके खुद भी गौरवान्वित होंगे और आपको भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। धन्यवाद।